नमस्कार दोस्तों आज हम सभी इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड डाइसेस्टर मैनेजमेंट से संबंधित क्लास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपको बता दें ये क्लास लेखपाल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न डायरेक्ट आपको एग्जाम में दिखेंगे। इससे पहले मैंने एक क्लास कराया था डाइसेस्टर मैनेजमेंट और इकोलॉजी इन्वायरमेंट पे। इस क्लास में बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी के बारे में। यह शब्द सबसे पहले ऑर्नेस्ट हेकल ने 1869 में प्रयोग किया था। यह जीव और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन है। जो परिस्थिति होता है, जीव और उनके जो पर्यावरण के बीच संबंध है, उसका अध्ययन करता है। भारत में परिस्थिति के जनक प्रोफेसर रामदेव मिश्रा आर मिश्रा को माना जाता है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात इकोसिस्टम। इस शब्द का प्रयोग एजी टास्ले साहब ने 1935 में किया था। ये अगली क्लास में बताया जा चुका है। यह किसी क्षेत्र के सभी बायोटिक और अबायोटिक अर्थात जैविक और अजैविक घटकों का समूह होता है। जैसे कि पारिस्थितिकी तालाब का जो पारिस्थितिकी तंत्र है या वन का जो पारिस्थितिकी तंत्र है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, इसके उदाहरण जो है आर पीसीएस में पूछे जाते हैं। इसमें धान का खेत, बगीचा और एक्वेरियम आता है। ये आपका क्या है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। फिर बात करते हैं संक्रमण जोन की अर्थात ट्रांजिशन जोन। इसी को इकोटोन कहते हैं। दो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र होता है। उदाहरण के लिए मैंग्रोव वन, जिसमें समुद्री और स्थल के बीच, घास के मैदान वन और मरुस्थल के बीच होता है। या प्रजातियों की विविधता और घनत्व अक्सर अधिक होता है। यहाँ पर जो भी ट्रांजिशन जोन होते हैं, यहाँ पर प्रजातियों की जो विविधता होती है और जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, जिसे एज इफेक्ट भी कहते हैं, और इस प्रक्रिया को एज इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पारिस्थितिकी निकेत के बारे में, अर्थात पारिस्थितिकी निकेत यह किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रजाति की कार्यात्मक भूमिका अर्थात फंक्शनल रोल है। यह प्रजाति का पेशा है, वह क्या खाती है, कहाँ रहती है और पर्यावरण को कैसे प्रभावित करती है, ये एक प्रक्रिया के तहत होती है। तो पारिस्थितिकी निकेत जो है एक प्रजाति की जो फंक्शनल रोल है, उसमें जो उसके कार्यात्मक भूमिकाएं हैं कि वह क्या खाती है, कहाँ रहती है, पर्यावरण को कैसे वो प्रभावित करती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी निकेत, पारिस्थितिकी निकेत कहते हैं। नेक्स्ट पारिस्थितिकी पिरामिड और ऊर्जा प्रवाह के बारे में बात करते हैं। ये आपको बता दें यूपीपीएससी में इससे संबंधित टॉपिक पूछे जाते हैं। ये आर में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईवीएस का। तो इसमें ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। यह हमेशा सीधा अर्थात अपराइट होता है। इसका कारण है उष्मागतिकी का नियम और लिंडमैन का 10% का नियम। इसमें जो थर्मोडायनेमिक्स लॉ है और लिंडमैन का लॉ है 10% वाला, वो इसका कारण है कि ये हमेशा सीधा बनता है। ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में यूनिडायरेक्शनल होता है और हर स्तर पर ऊर्जा का ह्रास होता है। बात करते हैं लिंडमैन का 10% का नियम, तो ये 1942 में दिया गया था। जब ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे में जाती है तो केवल 10% ऊर्जा ही आगे संचित होती है। बाकी 10% ऊर्जा श्वसन और उष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। यह आपका लिंडमैन का 10% का नियम है। जैवभार का पिरामिड, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे कि वन में यह सीधा होता है। जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में होता है वहाँ जैवभार का पिरामिड सीधा होता है। अपवाद एक है, क्या है वो, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। ये एक अपवाद है, तालाब झील, इसमें यह उल्टा होता है। तो ये पूछा जा सकता है कि जो भार का पिरामिड जो होता है वो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में कैसा बनता है, तो उल्टा बनता है। जबकि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो वहां सीधा बनता है, जैसे कि वन हुआ। इसके कारण उत्पादक को अर्थात शैवाल का कुल वजन उपभोक्ताओं, जिसमें बड़ी बड़ी मछलियां आती हैं, से बहुत कम होता है। इसमें आपको ग्राफ के माध्यम से भी बताया गया है ये ऊर्जा का प्रवाह। नेक्स्ट जैव विविधता एवं संरक्षण के बारे में बात करते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाई जाती है। टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन इन सीटू और एक्सीटू के बारे में बात कर चुके हैं। जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना, जैसे कि आपका नेशनल पार्क हुआ, वन्य जीव अभ्यारण्य हुए, बायोस्फीयर रिजर्व हुआ, ये क्या था, इन सीटू में आता है, क्योंकि उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित, उसका विकास करके संरक्षित करना। एक्सीटू की बात करें, जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर कृत्रिम वातावरण में संरक्षित करना, जैसे आपने बॉटनिकल गार्डन बना दिया, एक वनस्पति उद्यान बना दिया, चिड़ियाघर बना दिया, बीज बैंक या जीन बैंक बना दिया, इसके अंतर्गत जो आता है वो एक्सीटू का है। फिर बात करते हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट के बारे में। जैव विविधता हॉटस्पॉट या अवधारणा नॉर्मन मायर्स ने 1988 में दी थी। यह ऐसा क्षेत्र है जहां प्रजातियों की प्रचुरता होती है लेकिन वो खतरे में है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता है, यहाँ तो प्रजातियों की प्रचुरता बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन वो एक खतरे में रहते हैं। इसमें भारत के 4 प्रमुख हॉटस्पॉट है, ये एग्जाम में आया भी है। भारत के 4 प्रमुख हॉटस्पॉट, जिसमें आपका पश्चिमी घाट, हिमालय, इंडो बर्मा और सुंडालैंड है। नेक्स्ट बात करते हैं रेड डेटा बुक के बारे में। आईयूसीएन द्वारा प्रकाशित होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा प्रकाशित होता है। आईयूसीएन का मुख्यालय जो है ये आपका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है।
इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। इसमें विलुप्त प्राय या इंडेंजर्ड और संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची होती है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख भारतीय परियोजनाओं के बारे में, जिसमें आता है प्रोजेक्ट टाइगर। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से हुई थी। प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें तो शुरुआत 1992 से हुई थी। नेक्स्ट, प्रमुख पर्यावरण अधिनियम एवं संस्थाएं। इसमें महत्वपूर्ण एक्ट है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, ये आपका 1974 में आया है, ये कई बार एग्जाम में आया है। वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981। तो आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित 1974, वायु प्रदूषण 1981, अर्थात पहले जल से संबंधित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक्ट लाया गया, उसके बाद वायु से संबंधित 1981 में लाया गया। फिर बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इसे छाता विधान अर्थात अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी कहते हैं, ये 1986 में है। नेक्स्ट, जैव विविधता अधिनियम, ये वर्ष 2002 में। प्रमुख संस्थाओं के बारे में बात करते हैं तो नीरी, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, 1958 में हुई थी। ये आपका नागपुर में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यारो में कई बार आया है, नेशनल इन्वायरमेंट एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी संस्था के बारे में। फिर है FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, देहरादून में स्थित है। यहाँ यह हर 2 साल में भारत वन स्थिति रिपोर्ट अर्थात ISFR जारी करता है। हालिया रिपोर्ट आप जानते हैं 2021 का है। नेक्स्ट बात करते हैं CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसका गठन जल अधिनियम 1974 के तहत किया गया। NGT की बात करते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना अक्टूबर 2010 में हुई थी। यह पर्यावरण मुकदमों का त्वरित निपटारण करता है। अपवाद NGT वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत सुनवाई नहीं कर सकता है। ये जो है आपका NGT, ये आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत सुनवाई नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, प्रदूषण के प्रकार की बात करें और उसके प्रभाव के बारे में। पहला है वायु प्रदूषण। जैसे इसमें जैव संकेतक अर्थात बायो इंडिकेटर के रूप में कौन जाना जाता है, तो ये लाइकेन है, ये बायो इंडिकेटर के रूप में या SO2 के प्रति संवेदनशील होती है। जैसे ही प्रदूषण बढ़ता है ये प्रभावित होने लगता है। फ्लाई एश ताप विद्युत संयंत्रों अर्थात थर्मल पावर प्लांट से उत्पन्न होते हैं। अम्लीय वर्षा की बात करें तो इसका मुख्य कारण SO2 और NO2 नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। इससे इमारतों को होने वाले नुकसान को स्टोन कैंसर कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। स्टोन कैंसर क्या होता है, तो जो इमारतें प्रभावित होती हैं अम्लीय वर्षा से, उसे स्टोन कैंसर कहते हैं। नेक्स्ट, ध्वनि प्रदूषण। ग्रीन मफलर शब्द जानते हैं, सड़कों के किनारे जो पेड़ लगाकर ध्वनि को अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे ध्वनिया कम होती है। ग्रीन मफलर, आसमान से देखने पर ये पेड़ जो होते हैं ये ग्रीन मफलर की तरह रोड के ऐसे दिखाई देते हैं, उसी को कहते हैं। नेक्स्ट है BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जल में कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मांग। इसमें क्या है, इसमें टर्म है कि BOD जितना अधिक होगा प्रदूषण उतना ही अधिक होगा। सुपोषण, यूट्रोफिकेशन, जल में पोषक तत्वों जिसमें नाइट्रेट फास्फेट की वृद्धि से शैवाल एल्गाई का तेजी से बढ़ना, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जलीय जीव मर जाते हैं। ये स्थिति क्या कहलाती है, सुपोषण अर्थात यूट्रोफिकेशन कहलाती है, जब जल में पोषक तत्वों की वृद्धि से शैवाल का तेजी से बढ़ना, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जलीय जीव मर जाते हैं। नेक्स्ट, प्रदूषण जनित रोग, पानी के पीने में विभिन्न तत्वों की अधिकता से होने वाले प्रमुख रोग, जिसमें आता है नाइट्रेट। अगर नाइट्रेट की अधिकता होती है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। इसका प्रभाव क्या है, शरीर में ऑक्सीजन परिवहन को रोकता है, जिससे जो त्वचा होती है वो नीली पड़ जाती है। अधिकतर बच्चों में पाया जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। पारा, अगर पानी में पारे की अधिकता होती है तो मिनी माता रोग हो जाता है या तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अगर कैडमियम की अधिकता होती है तो इटाई रोग होता है और यह हड्डियों और जोड़ों में गंभीर दर्द उत्पन्न करता है। नेक्स्ट, आर्सेनिक, ब्लैक फुट रोग हो जाता है आर्सेनिक से, और इसके कारण रक्त वाहिकाओं को नुकसान, त्वचा रोग। भारत में पश्चिम बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में यह समस्या सबसे ज्यादा दिखती है। इसमें आपको ग्राफ के माध्यम से भी बताया गया है। पारे से मिनी माता रोग होता है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, और नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है जो ऑक्सीजन परिवहन को रोकता है। कैडमियम से इटाई हो जाता है जो हड्डियों और जोड़ों में गंभीर दर्द, और आर्सेनिक से ब्लैक फुट रोग होता है जो कि रक्त वाहिकाओं को नुकसान और त्वचा रोग इससे होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जलवायु। तो जलवायु परिवर्तन वैश्विक प्रयास एवं सम्मेलन से संबंधित बात करेंगे। पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थात अर्थ समिट, स्थान था रियो डी जेनेरियो, ब्राजील, 1992। इसका परिणाम था एजेंडा 21 को अपनाया गया। एजेंडा 21 को अपनाया गया जो सतत विकास से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल,
स्थान था क्योटो का, जापान का क्योटो शहर 1997 में। इसका उद्देश्य क्या था? ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना। इसी से कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, किस प्रोटोकॉल से कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई? तो क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। हस्ताक्षर जो हुआ वो 1987 में और लागू 1989 में हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था इसका ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैसें जैसे CFC के उत्पादन को रोकना। विश्व ओजोन दिवस जानते हैं आप, 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं रामसर सम्मेलन की। स्थान था रामसर, ईरान का, 2 फरवरी 1971 को सम्मेलन। नेक्स्ट, हाँ, इसका उद्देश्य क्या था? आर्द्र भूमियों का संरक्षण जानते हैं। पहला रामसर साइट भारत का उत्तर प्रदेश का रामपुर है। नेक्स्ट, पेरिस समझौता। ये आपका स्थान COP21 सम्मेलन पेरिस 2015 में हुआ। लक्ष्य क्या था? वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2% से काफी नीचे रखना और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास करना। अब आते हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के बारे में। ये लेखपाल में इस टॉपिक का डायरेक्टली जिक्र किया गया है, जो उसका सिलेबस है आपदा प्रबंधन अधिनियम, और यहाँ से प्रश्न आना 100% फिक्स है। यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे और ये आपके लेखपाल ही नहीं, अन्य सभी एग्जाम में जहाँ जनरल स्टडीज का रोल है वहाँ पूछे जाएंगे, चाहे RO हो, PCS हो, UPPSC से संबंधित कोई अन्य एग्जाम हो या UPSC हो। तो बात करते हैं पारित होने की तिथि क्या थी? तो 23 दिसंबर 2005 को यह पारित किया गया आपदा प्रबंधन अधिनियम। इसकी संरचना की बात करें तो इसमें कुल 11 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? कुल 11 अध्याय हैं और 69 धाराएं अर्थात सेक्शंस हैं। इसके प्रमुख प्रावधान की बात करें तो धारा 2D में आपदा को परिभाषित किया गया है, अर्थात डाइजेस्टर क्या होता है उसको परिभाषित किया गया है। धारा 3 में NDMA की स्थापना का प्रावधान है, अर्थात राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान। धारा 14 में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अर्थात SDMA की स्थापना का प्रावधान। और धारा 25 में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अर्थात DDMA की स्थापना का प्रावधान है। धारा 44 में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अर्थात नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के गठन का प्रावधान है। धारा 44 में आप याद रख सकते हैं, धारा 44 में NDRF आप लोग बार बार सुनते हैं जब कोई आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा। धारा 46 में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष अर्थात NDRF फंड के गठन का प्रावधान किया गया है। तो NDRF के फंड का प्रावधान धारा 46 में किया गया है। नेक्स्ट, अधिनियम के तहत दंड क्या है? पनिशमेंट्स अंडर द एक्ट। तो आपका धारा 52 के तहत झूठा दावा अर्थात फॉल्स क्लेम करने पर 2 साल की कैद और जुर्माना। धारा 54 के तहत झूठी चेतावनी अर्थात फॉल्स वार्निंग फैलाने पर 1 साल की कैद या जुर्माना। नेक्स्ट, भारत में आपदा प्रबंधन संरचना, इसके बारे में से बात कर चुके हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर जानते हैं इसका अध्यक्ष जो होता है प्राइम मिनिस्टर होता है खुद। कार्य क्या होते हैं? नीतियां, योजनाएं और दिशा निर्देश तैयार करना। इसमें अध्यक्ष के अलावा अधिकतम 9 सदस्य, इंपॉर्टेंट है कि आपका एक तो उसका प्रेसिडेंट होगा प्लस 9 मेंबर और होंगे। NDMA के जो राष्ट्रीय स्तर पर होता है उसमें एक प्रेसिडेंट होता है जो PM होता है खुद, और 9 सदस्य इसके और होते हैं। फिर बात करते हैं NEC नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष इसका होता है केंद्रीय गृह सचिव, यूनियन होम सेक्रेटरी। कार्य क्या होता है? NDMA की सहायता करना और राष्ट्रीय योजना का कार्यान्वयन करना। राज्य स्तर पर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, पदेन अध्यक्ष होता है वो चीफ मिनिस्टर खुद होता है। SEC जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है और राज्य का मुख्य सचिव होता है। जिला स्तर पर बात करें, इसका अध्यक्ष होता है खुद DM होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अर्थात कलेक्टर, और सह अध्यक्ष जो होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि छोटी छोटी चीजें अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती हैं। जिला पंचायत का निर्वाचित प्रतिनिधि जो होता है वो DDMA का सह अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख आपदा मोचन एजेंसियों के बारे में। पहला आपका है NDRF के बारे में, अर्थात नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। यह जो है गृह मंत्रालय अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन कार्य करता है। इसका आदर्श वाक्य अर्थात मोटो क्या है? आपदा सेवा सदैव, आपदा सेवा सदैव। संरचना वर्तमान में 16 बटालियन है, ये महत्वपूर्ण है। कितने बटालियन है NDRF के वर्तमान में? तो आपके 16 बटालियन है, जो BSF, CRPF, CISF, ITBP आदि से प्रतिनियुक्त पर ली जाती है। नेक्स्ट है NIDM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, स्थान नई दिल्ली में है। कार्य क्या है? प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और अनुसंधान। नेक्स्ट है इनक्वाइस अर्थात इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इसका मुख्यालय कहाँ है? कहाँ पर है? हैदराबाद में है। सुनामी और तूफानी लहरों की चेतावनी को जारी करना, जो सुनामी और तूफानी लहरों से संबंधित चेतावनी है उसको जारी करता है इनक्वाइस, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। नेक्स्ट बात करते हैं GSI के बारे में, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी नोडल एजेंसी है GSI, भूस्खलन के लिए कार्य करती है। नेक्स्ट है CWC सेंट्रल वाटर कमीशन,
एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है और इसका बाढ़ पूर्वानुमान के लिए यूज होता है, कार्य होता है इसका। जीएसआई भी एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, इसका कार्य भूस्खलन से संबंधित होता है। अब आते हैं आईएमडी के बारे में, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। मौसम संबंधी चेतावनी जिसमें चक्रवात, शीतलहर, हीट वेव जारी करना। साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो मृत्युंजय महापात्रा जो कि आईएमडी के महानिदेशक हैं, साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन चक्र के बारे में बात करते हैं। तो आपदा प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है जिसे 4 चरणों में बांटा गया है। तो आपदा प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है जिसे 4 चरणों में बांटा गया है। आपदा पूर्व चरण प्री डायसेस्टर फेज क्या होता है, इसमें आपका समन अर्थात मिटिगेशन, आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए दीर्घकालिक उपाय, जैसे कि आपका भूकंप रोधी भवन बनाना, तटबंध बनाना, सीढ़ीदार। इसमें तैयारी क्या होती है, आपदा से निपटने के लिए क्षमता का विकास करना, उदाहरण जैसे कि मॉक ड्रिल करना, चेतावनी प्रणाली स्थापित करना, सामुदायिक स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित करना। आपदा मित्र योजना के अंतर्गत ये सारे कार्य होते हैं। नेक्स्ट है आपदा पश्चात चरण क्या होते हैं, पोस्ट डायसेस्टर फेज। इसमें पुनर्प्राप्ति या पुनर्निर्माण, जीवन को सामान्य स्थिति में लाना और बेहतर निर्माण, जैसे कि बुनियादी ढांचों का पुनर्निर्माण, आर्थिक सहायता, मानसिक स्वास्थ्य सहायता। इसमें बुल्ड बैक बेटर की अवधारणा शामिल है, बुल्ड बैक बेटर की अवधारणा शामिल है। आपदा के दौरान प्रतिक्रिया, आपदा के तुरंत बाद की जाने वाली कार्यवाही, इसमें खोज, बचाव और चिकित्सा सहायता के लिए शिविर का निर्माण करना। नेक्स्ट बात करते हैं भूकंप जोखिम एवं मापन। तो भारत में भूकंप जोखिम की स्थिति क्या है, भारत का लगभग 59% भूभाग मध्यम से उच्च तीव्रता, ये इंपॉर्टेंट है, मध्यम से उच्च तीव्रता वाले भूकंपों के प्रति संवेदनशील है, 59% भाग। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने भारत को 4 भूकंपीय जोनों में बांटा है। किसने, तो भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत को 4 भूकंपीय जोनों में बांटा है, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जोन। जोन 1 को हटा दिया गया है। जोन 5 सबसे अधिक जोखिम वाला क्षेत्र, इसमें पूर्वोत्तर भारत कच्छ आता है, गुजरात का, उत्तराखंड आता है और उत्तरी बिहार शामिल है, ये आपका जोन 5 में आते हैं। जोन 2 सबसे कम जोखिम वाला क्षेत्र होता है। नेक्स्ट मापन पैमाने, तो इसमें आप बस इतना ध्यान रखिए कि जो जोन 5 है वो सबसे ज्यादा जोखिम वाला है, जोन 5, और जो जोन 2 है वो सबसे कम जोखिम वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट है मापन पैमाने, रिक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता या निकली हुई ऊर्जा को मापता है। मर्केली पैमाना भूकंप से हुए विनाश या प्रभाव को मापता है, ये इंपॉर्टेंट है। मर्केली स्केल जो होता है, पैमाना होता है, भूकंप से हुए विनाश या प्रभाव को मापता है। भूकंपीय तरंगों के बारे में बात करें तो पी तरंग सबसे तेज होती है, पी तरंग जो प्राइमरी वेव्स होती है इसकी, वो सबसे तेज होती है। यल तरंगे तथा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती हैं सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। तो पूछा जाता है जो भूकंपीय तरंगे होती है उसमें सबसे ज्यादा विनाशकारी कौन होती है, तो सबसे ज्यादा विनाशकारी जो होती है वो यल होती है और सबसे तेज तरंग जो होती है वो पी होती है। इसमें आपका दर्शाया गया ग्राफ में सभी जोनों को, जैसे कि जोन 5 से संबंधित ये पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र और ये उत्तरी बिहार का कुछ क्षेत्र। नेक्स्ट मानव जनित आपदा, जिसमें आपका पहला आता है भोपाल गैस त्रासदी। इसमें ये आपका 1984 में घटा था, तिथि थी 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात को। स्थान यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड UCIL कीटनाशक संयंत्र एक भोपाल में था। यहाँ गैस का रिसाव हुआ, किस गैस का, MIC माई मिथाइल आइसोसाइनेट। यह भारत की सबसे भीषण और औद्योगिक आपदाओं में से एक है। नेक्स्ट आग का त्रिभुज, फायर ट्रायंगल, आग लगने के लिए 3 चीजें आवश्यक होती हैं, जिसमें आपका फ्यूल अर्थात ईंधन, हीट अर्थात उष्मा और ऑक्सीजन, इनमें से किसी एक को हटाने से आग बुझ जाती है। तो आप आग जो फायर ट्रायंगल बोला जाता है, आग लगने के लिए जो 3 चीजें आवश्यक होती है इसमें किसी एक चीज को हटा दिए, जैसे फ्यूल हुआ, हीट हुआ और ऑक्सीजन हुआ, तो आग बुझ जाती है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ तथ्यों पर बात करते हैं जो पर्यावरण एवं आपदा से संबंधित है। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी विहार, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी। नवाबगंज पक्षी विहार जानते हैं उन्नाव में है। सुराताल पक्षी विहार लोकनायक ये बलिया में है। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर एक रामसर स्थल भी है। कीथम झील सूर सरोवर के नाम से भी जाना, आगरा में है, रामसर स्थल के रूप में भी है। आपदा जोखिम, बाढ़ जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश अर्थात पूर्वांचल का क्षेत्र बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित है। पूर्वी उत्तर प्रदेश गोरखपुर राप्ती नदी के कारण अक्सर बाढ़ का सामना करता है इनमें। नेक्स्ट है भूकंप, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद ये भूकंपीय जोन 4 की श्रेणी में आता है, जो उच्च जोखिम वाला क्षेत्र है। तो आपका ये यूपी स्पेशल में पूछा जा सकता है। आपदा जोखिम के अंदर भूकंप के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3 जिले आते हैं, जिसमें सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, गाजियाबाद है। और ये भूकंप के किस जोन में आते हैं, तो चौथे जोन में आते हैं।
नेक्स्ट है संस्थागत ढांचा। यूपीएसडीएम उत्तर प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। राहत आयुक्त कार्यालय राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है। राष्ट्रीय प्रतीक आप तो जानते हैं यूपी का सारस है। नेक्स्ट विविध तथा अन्य महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बात करते हैं। 2 फरवरी को जैसा कि बात कर चुके हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस और 13 अक्टूबर को, ये इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये भी है, विश्व ओजोन दिवस भी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण शब्दावली। कीस्टोन प्रजातियां, वह प्रजाति जो संख्या में कम हो लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र पर उसका प्रभाव बहुत अधिक हो, जैसे कि शेर हुआ, मधुमक्खी हुआ। पारिस्थितिकी का आतंकवादी यूकेलिप्टस को बोला जाता है क्योंकि वह बहुत अधिक भूजल सोखता है जिसके आसपास के क्षेत्र प्रभावित हो जाते हैं। ग्रीन वॉशिंग क्या होता है? किसी उत्पाद को पर्यावरण के अनुकूल होने का झूठा दावा करना है, ग्रीन वॉशिंग है। कैरिंग कैपेसिटी, किसी पारिस्थितिकी तंत्र अधिकतम जनसंख्या को संसाधन उपलब्ध कराने की क्षमता। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ये क्लास कंप्लीट हुई। अब अगली क्लास हम आपको बता दें कि अगली क्लास जो है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर की क्लास होगी। उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर की क्लास होगी, जो कि आपका क्या कहते हैं, जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक की संपूर्ण क्लास कराई जाएगी। धन्यवाद।